दोस्तों रैपिड रिवीजन की सीरीज में आज हम स्टार्ट करते हैं एरर एनालिसिस। ध्यान रहे हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ नीट 2026 के ऊपर है, जहां पर हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि किसी भी वीडियो लेक्चर में टाइम वेस्ट नहीं करना। बस ऐसा पढ़ना है जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। क्वेश्चंस हमें सिर्फ वही करने हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट कर दें। बहुत सारे क्वेश्चंस करके टाइम वेस्ट करने का कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं है। तो ठीक है जी, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बेसिकली ये फर्स्ट चैप्टर ये क्लास 11th का, उसका ये अगला पोर्शन है एरर एनालिसिस। और जिन लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस की वीडियो अब तक नहीं देखी है, जाके प्लीज एक बार देखो। यकीन मानो आपको देखकर ही पता लगेगा कि असल में मैं क्या चीज करा रहा हूँ। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एरर एनालिसिस। देखो एरर का सिंपल सा मतलब है क्या? गलती की। यहाँ पर गलतियों की बात हो रही है। अच्छा, वो गलतियां कैसे हो रही होंगी जरा यहाँ समझते हैं। देखिए हम कलर ले लेते हैं। फिलहाल हमारा मन कर रहा है कौन सा ले, पिंक ले लिया हमने। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस एग्जांपल में एक रॉड है जिसकी एक्चुअल लेंथ 2 मीटर है, जिसको हम अपने ट्रू वैल्यू कह के चल रहे हैं। अच्छा जी, अब क्या है ना कि टीचर ने ये ट्रू वैल्यू 2 मीटर है ये किसी को बताई नहीं, बच्चों को रॉड देके चले गए और उन सबके पास अपना अपना फुट्टा है। मतलब 2 मीटर का तो फुट्टा ऑब्वियसली बात नहीं होगा। लेट्स अज्यूम उनके पास कोई भी डिवाइस है ना, इंची टेप घर से अपनी बहन का उठा के लिया है, या जो भी टेलर की दुकान से चोरी करके लेके आ गए है ना, या मजदूर कहीं काम कर रहे होंगे, उनकी जो वो मेजरिंग डिवाइस होती है उसको उठा के लेकर के आ गए। तो खैर अब उन सब ने क्या करा, मेजर करना शुरू करा। अब भाई जो मेजरमेंट कर रहे हैं ना यार, वो कुछ इस तरह से कर रहे हैं। कोई कर रहा है 2.7, कोई कर रहा है 1.7, कोई कर रहा है 2.2, और इस तरीके से हर कोई अपना अपना मेजरमेंट कर रहा है। अब इस मेजरमेंट में आपको मालूम है ये सारे ही मेजरमेंट जो है कुछ ना कुछ अलग अलग है। तो इन सब मेजरमेंट को अगर आप माइनस कर दोगे ट्रू वैल्यू में से, इन सब मेजरमेंट्स को, अपनी इंडिविजुअल मेजरमेंट्स को ट्रू वैल्यू में से माइनस करोगे तो कितने का डिफरेंस है ये निकल के आ जाएगा ना। और वो जो डिफरेंस है ना, वही आपका क्या कहलाएगा? एरर। वो डिफरेंस ही आपका एरर कहलाएगा। ठीक है जी, तो एरर का फॉर्मूला हमारे पास सॉरी, एरर का फॉर्मूला हमारे पास यहीं से आता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब अगर ऐसा होता है कि हमारी मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू हुई तो एरर कैसा रहेगा जी? पॉजिटिव रहेगा। अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू बड़ी हो गई, मेजर्ड वैल्यू छोटी हो गई, तो एरर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और अगर ट्रू और मेजर्ड बराबर होते हैं तो एरर हमारे पास कैसा रहेगा? 0 एरर रहने वाला है। ठीक है, अब एरर को समझने से पहले एरर को समझने के बाद एक छोटी सी चीज और समझ लो। देखो इन सारे मेजरमेंट्स में से ना कुछ मेजरमेंट तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा करीब है किसके? ट्रू वैल्यू के, लाइक 2.1 एंड 1.9। तो ऐसी वैल्यूज को हम कहते हैं एक्यूरेट वैल्यूज। ठीक है जी, तो एक्यूरेसी बेसिकली क्या है? क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। जी, मेजर्ड वैल्यू जितना करीब होगी ट्रू वैल्यू के, उसे ही हम क्या बोलेंगे? आपकी एक्यूरेट वैल्यूज। ठीक है जी, अब कुछ वैल्यूज तो ऐसी हैं जो ट्रू वैल्यू से तो दूर है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के बहुत पास है। मतलब ट्रू वैल्यू के पास है, दूर है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो मेजर्ड वैल्यूज ना एक दूसरे के बहुत करीब है। एग्जाम्पल के लिए 2.4 को हम 2.40 कर सकते हैं ना, 2.39, 2.42, ये जो वैल्यूज हैं ये एक दूसरे के बहुत करीब है। ये ट्रू वैल्यू के करीब है या दूर है? फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्यूरेट क्या? एक्यूरेट वो जो ट्रू वैल्यू के बहुत करीब हो। और अभी हम देख रहे हैं कि ये कुछ वैल्यूज ऐसी हैं, कुछ मेजर्ड वैल्यूज ऐसी हैं जो एक दूसरे के बहुत करीब है, उनका ट्रू वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं जी? प्रिसाइज्ड वैल्यूज। प्रिसाइज्ड या प्रिसिजन, इसका मतलब क्या होता है? क्लोजनेस विद ईच अदर, क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज विद ईच अदर, एक दूसरे से वो कितना क्लोज है। ठीक है जी, उस चीज को हम क्या कहते हैं? प्रिसिजन या प्रिसाइज्ड वैल्यूज। आई होप की बात क्लियर हुई होगी। ठीक है जी, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं कि अभी जो एरर है ना, ये हमारे पास दो तरह के हैं। एक तो है सिस्टमैटिक, एक है रैंडम। अब सिस्टमैटिक का मतलब एक सिस्टम में चल रहा है। सिस्टम में क्या चल रहा है? लेट्स से कि आपके पास ट्रू वैल्यू जो है ना वो 2 मीटर है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ट्रू वैल्यू 2 मीटर है, लेकिन यहां लिख लेते हैं कि ट्रू वैल्यू आपके पास 2 मीटर है। अब जो मेजर्ड वैल्यू है ना वो आपके पास क्या आ रही है? वो आपके पास आ रही है 2.1 आ रही है, 2.2 आ रही है, 2.12 आ रही है, 2.34 आ रही है, 2.17 आ रही है। अब इन सारे ही एग्जांपल्स में एक बात नोटिस करो क्या, कि जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू हो बढ़ के मिल रही है ना, मेजर्ड वैल्यू आपको बढ़ के मिल रही है। यानी इन हर केस में एरर क्या होने वाला है? नेगेटिव। क्यों जी? क्योंकि जो मेजर्ड वैल्यू है वो बड़ी है ना ट्रू वैल्यू से,
और अभी हमने देखा कि अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से, सॉरी उल्टा बोल दिया ना मैंने, आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पर यार, लेट मी करेक्ट इट। मैंने यहाँ पे कुछ उल्टा लिख दिया है, उल्टा ये लिख दिया है, एक मिनट यार, थोड़ा सा ना फ्लो में बह गए अपने। यहाँ पे गलती ये हो गई है अपनों से, स्मॉल लेटर लेते हैं कि अगर ट्रू वैल्यू बड़ी है मेजर्ड वैल्यू से तो वो पॉजिटिव एरर होगा, लेकिन अगर मेजर्ड वैल्यू बड़ी है ट्रू वैल्यू से तो वो नेगेटिव एरर होगा। ठीक है ना, ये छोटा सा करेक्शन है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे एरर कैसे रहेंगे, नेगेटिव। हर एक मेजरमेंट का एरर नेगेटिव रहने वाला है। तो यहाँ पर जो एरर है वो एक सिस्टम में चल रहा है ना, एरर बार बार आपको पॉजिटिव ही मिल रहा है। लेकिन रैंडम एरर क्या होगा, रैंडम एरर कुछ ऐसा है कि जहां पे अगर हम अज्यूम कर लें कि ट्रू वैल्यू आपके पास मान लिया अगर 2 मीटर है, तो भाई मेजर्ड वैल्यू कभी तो आपको मिल रही है 1.9, कभी आपको मिल रही है 2.1, कभी मिल रही है 2.4, कभी मिल रही है 2.3, कभी मिल रही है 1.8। तो यहाँ पे देखो ना, इस केस में और इस केस में जो एरर है वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाकी सभी केस में एरर कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो यहाँ पर जो एरर है वो किसी सिस्टम में नहीं चल रहा ना, रैंडमली चल रहा है। तो ऐसे एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। बात समझ आ रही है जी? ठीक है। अब यहाँ पे दो छोटे छोटे एग्जाम्पल हम यहाँ दे रखेंगे कि सिस्टमेटिक एरर के भी अपनों के पास दो एग्जाम्पल हैं। पहला है आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसको मेजर करना है 15 सेंटीमीटर, लेकिन वो सेट हो गया 14 सेंटीमीटर में। तो जितनी भी मेजरमेंट करोगे उन सब में आपके पास जो है 1 सेंटीमीटर कम मिलने वाला है, बार बार मिलेगा। तो ये क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा हो सकता है आपके पास कैलिब्रेशन एरर, मतलब प्रिंट गलत हो गया। आप मार्केट से फुट्टा लेकर गया 15 सेंटीमीटर का, प्रिंट तो 15 है लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट उसकी 14 सेंटीमीटर है। तो भाई जितनी भी मेजरमेंट करोगे उस स्केल से सारी 14 सेंटीमीटर रहने वाली है ना। तो यहाँ पर जो आपसे दिक्कत हो रही है वो किसकी वजह से, कि उस पर प्रिंट गलत हो गया। और इंस्ट्रूमेंटल एरर में इंस्ट्रूमेंट ही गलत वैल्यू पर सेट हो गया है, ये कहलाएगा आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब ये रैंडम एरर कब हो सकता है, रैंडम एरर के दो एग्जाम्पल है। पहला है आपके पास पर्सनल एरर्स। ठीक है जी, कोई बंदा किसी फर्म में किसी कंपनी में काम कर रहा है ना, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन मालिक जो है टाइम से सैलरी नहीं देता, तो वो क्या करेगा, जानबूझ के गलतियां करेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, उसका पर्सनल एरर। सेकंड है आपके पास IETP, फुल फॉर्म होती है इसकी इम्परफेक्शन इन टेक्निकल प्रोसीजर्स। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ना टेम्परेचर और प्रेशर के वेरिएशंस की वजह से भी एरर आते हैं। जैसे हमें मालूम है कि जब ज्यादा हीट होगी तो एक्सपेंशन होता है, जब हीट कम होती है सर्दियों में तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी अगर आपने कोई मेटल का इंस्ट्रूमेंट बना रखा है, मेटल का फुट्टा बनाया, तो वो गर्मियों में कुछ और मेजरमेंट देगा, सर्दियों में कुछ और मेजरमेंट देगा। क्यों? क्योंकि वो सिकुड़ता रहेगा, बार बार कंप्रेस होता रहेगा। ठीक है जी, तो ये आपको टाइप्स ऑफ एरर आई होप क्लियर हुए होंगे। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं कैलकुलेशन की तरफ। उसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसको हम अच्छे से फोकस कर लें। जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। अब कैलकुलेशन ऑफ एरर्स में देखो क्या है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में एक्चुअल ट्रू वैल्यू क्या है नहीं गिवन है, सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट मेजर्ड वैल्यूज गिवन है, और आपसे कहेगा कि इन गिवन मेजर्ड वैल्यूज की सहायता से ही आपको जो है एरर निकालना है, ट्रू वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन सारी वैल्यूज का हम मीन निकाल देंगे। ठीक है, A1 + A2 + A3 हम सबको सम करके टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, और हम क्या कहेंगे कि जो ये मीन वैल्यू है ना, इसी को हम अपनी ट्रू वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे। बात समझ आई? जो मीन वैल्यू है वही आपका ट्रू वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। अब क्योंकि ट्रू वैल्यू पता लग चुका है, जिसको हम ए मीन कह रहे हैं, तो एरर निकालने के लिए करना क्या है, एरर निकालने के लिए करना क्या है कि ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देना है। तो ट्रू वैल्यू किसको मान रहे हैं हम, मीन वैल्यू को, है ना। तो मीन में से सारी इंडिविजुअल मेजरमेंट्स माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, हमें हर एक मेजरमेंट का एरर निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि ये जो एरर आए ना, ये हर एक मेजरमेंट के एरर हैं। बट आपको अगर एरर का भी मीन निकालना है तो क्या करोगे, जितने भी एरर्स आपने यहाँ निकाले ना, जितने भी एरर्स आपने यहाँ पे निकाले, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, इन सब को सम करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, सम भी करना है मॉड में, मतलब आपको नेगेटिव एरर नहीं लेना, पॉजिटिव करके ही लेना है। तो सारे एरर्स को सम करके हम टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो डेल्टा A मीन आएगा, ये आपका क्या है, एरर्स का मीन, इसी को हम अपना एरर कह के चलेंगे। और अगला है आपके पास क्या, परसेंटेज एरर। तो भाई परसेंटेज एरर में क्या करना है, जो एरर आया है, एरर को हम डिवाइड कर देंगे ट्रू वैल्यू से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। और एरर हमारे पास क्या है इस केस में, डेल्टा A मीन।
और ट्रू वैल्यू क्या है, ए मीन। तो डेल्टा ए मीन को ए मीन से डिवाइड करोगे 100 से मल्टीप्लाई करने पर आपको परसेंटेज एरर मिलने वाला है। अब क्योंकि हमें उन सारी गिवन क्वांटिटी से, गिवन मेजर्ड वैल्यू से ट्रू वैल्यू पता लग गई ए मीन के नाम पर, है ना, और हमने उसका एरर भी निकाल लिया डेल्टा ए मीन, तो अब किसी चीज की एग्जैक्ट वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है ना वो कुछ ऐसे है। उदाहरण के लिए मान लो जो हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट मासेस, डिफरेंट डिफरेंट जो है वेट्स दिए हैं, उन सब का मतलब एक ऑब्जेक्ट दिया है जिसका 5 बंदों ने अलग अलग मेजरमेंट किया वेट का, ठीक है। तो उन सब ने मिलके जो वेट निकाला उसका एवरेज आ रहा है 5 केजी, ठीक है, और उन सब का जो एरर आया मान लो वो 0.5 केजी आया। तो अब हम कहेंगे कि भाई जो एक्चुअल वैल्यू है ना इस ऑब्जेक्ट की वो ये है 5 केजी प्लस माइनस 0.5, मतलब 5 केजी में 0.5 केजी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0.5 केजी का एरर आ रहा है। तो इस तरह से अब किसी भी ट्रू वैल्यू को लिखा जाएगा। किस तरह से कि जो आपके पास ए मीन है, मतलब किसी भी क्वांटिटी को इस तरह से लिखा जाएगा कि जो ट्रू वैल्यू है ए मीन प्लस माइनस जो उसका एरर है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अगर ये बात क्लियर हुई तो आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है इधर कि फाइंड परसेंटेज एरर इन मास इफ मास आपको इतना दिया है। अच्छा, तो हमें मालूम है हमें कैसे निकालना है परसेंटेज एरर। हमें डेल्टा ए मीन को डिवाइड कर देना है ए मीन से, और असल में डेल्टा ए मीन क्या है, ट्रू वैल्यू ना 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 एरर। डेल्टा ए मीन एरर है ना, और यहाँ पे एरर कितने का है 50 केजी का, ये आपका एरर है और ये आपका ट्रू वैल्यू कहलाएगा। तो 50 अपॉन में 1050 इंटू में 100, यही करेंगे ना, इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है जी, इसको सॉल्व करोगे अगर ये 0 से 0 जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 500 डिवाइड बाय 105 और 100 मल्टीप्लाई में है। ये सॉल्व करा करा करके आपके पास नियरली 4.1% के आसपास आ जाएगा। यानी जो मास में परसेंटेज एरर है इस गिवन डाटा में वो आपका 4.1% का है। निकाला कैसे? हमने एरर को डिवाइड करा ट्रू वैल्यू से, एरर को डिवाइड करा ट्रू वैल्यू से इंटू में 100 कर दिया। बात समझ आ रही है? यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज आपको गिवन है ना। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करूँ, जब मैंने कहानी पढ़ी डेल्टा ए मीन वगैरह की, जो कहानी पढ़ी उसके लिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ना, फिर हम पीछे वापस आएंगे। हाँ, ये वाला। तो भाई यहाँ देखो, ये आपसे क्या कह रहा है कि जो इंटरवल्स आपको दे रखे हैं बाय क्लॉक फॉलोइंग रीडिंग्स इतनी है, तो आपको जो है इतना इतना लोगों ने टाइम पीरियड मेजर किया है, 5 टाइम पीरियड मेजर किए हैं। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन ऑब्जर्वेशन, मतलब हमें करना क्या है, पहले हमें इन सब का डेल्टा ए मीन निकालना होगा, फिर हमें उसको ए मीन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। यही करना होगा ना परसेंटेज एरर निकालने के लिए, यदि आपको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ मेजर्ड वैल्यूज गिवन है। तो पहले हम निकालते हैं। तो पहले अगर हम ए मीन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 डिवाइडेड बाय 5 बार है ना, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28, ये आपका पूरा इक्वल आएगा 6.25 डिवाइडेड बाय 5 के। तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 1.25 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये 1.25 ही हमारा ट्रू वैल्यू कहलाएगा ना, ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें डेल्टा ए मीन निकालना है। डेल्टा ए मीन मतलब सबके एरर्स का मीन निकाल देना है। तो पहले हम इंडिविजुअल के एरर्स तो निकाल लेना, पहले हम डेल्टा ए1 निकाल लें कि पहली मेजरमेंट में कितना एरर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1.21 में से जो ट्रू वैल्यू है माइनस कर देंगे पहले का मेजरमेंट, दैट इज 1.25। कितना आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब डेल्टा ए2 निकालने के लिए 1.25 में से माइनस कर दोगे दूसरे का मेजरमेंट, वो कितना है आपके पास 1.24, ये कितना आएगा आपके पास 0.01 के बराबर आ जाएगा। अब डेल्टा ए3 निकालने के लिए 1.25 में से माइनस कर देंगे हम कितना 1.2, यहाँ 7 भी है, 1 तो ये आपके पास 2 बचेगा ना, तो 0.02 आ जाएगा। हाँ, ये माइनस का होगा। ठीक है, तो डेल्टा ए4 अगर हम निकालेंगे तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, 1.25 में से माइनस करेंगे 1.21, ये आपका प्लस का 0.04 हो जाएगा। एंड देन लास्ट डेल्टा ए5 जो निकालेंगे 1.25 में से 1.28 माइनस करेंगे
तो माइनस का 0.03 हो जाएगा। तो ये हमने एरर्स निकाल लिए इंडिविजुअल मेजरमेंट्स के। अब हमारा काम करना है क्या कि इन एरर्स का भी मीन निकाल लेना है। तो इन सब को पहले तो हम मॉड में लेंगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 है ना, प्लस 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 डेल्टा A5, और इन सबको डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। तो इन सब के मॉड में अगर हम लिखें तो पहला आ रहा है 0, दूसरा आ रहा है 0.01, अगला आ रहा है 0.02, अगला आ रहा है आपके पास 0.04, प्लस अगला आ रहा है 0.03। ठीक है जी, इन सबको हमें डिवाइड करना है किससे, 5 से। अच्छा, ये सॉल्व करके हो कितना गया, 0.3 2 6 1 7 3 10, तो ये आपके पास 0.10 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। ठीक है जी, तो 0.10 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आई थिंक 0.02 के बराबर आएगा सॉल्व करके। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये डेल्टा ए मीन आ गया और ये आपके पास ए मीन था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं, यहाँ निकालते हैं कि जो परसेंटेज एरर हमें निकालना है ना, वो किसके बराबर है आपके पास, डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन इंटू 100। ठीक है जी, तो डेल्टा ए मीन कितना आ गया हमारे पास, 0.02 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू में 100। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 0.016 आएगा इंटू में 100, तो सॉल्व करके 1.6%। तो ये आपके पास परसेंटेज एरर यहाँ से आ जाएगा। तो जो पीछे कैलकुलेशन ऑफ एरर्स में हमने लंबी चौड़ी कहानी पढ़ी थी, ए मीन निकालो, डेल्टा ए मीन निकालो, वो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए पढ़ी थी। और मजे की बात बताऊं तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत रेयर हैं, और जितना मुझे याद है 38 सालों के इतिहास में सिर्फ 2 बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, एरर में। बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन है ना, वो आपको मिलने वाली है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे, कि दो क्वांटिटीज को यदि आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा जो एरर है वो ऐड होगा। ये अपने भेजे में हमें बात डाल लेनी है। किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, डजंट मैटर, उनका एरर जो है हमेशा ऐड होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक सवाल लिया है छोटा सा कि भाई कह रहा है masses of two objects are this and this, find percentage error in total mass। तो पहले तो m टोटल निकालने के लिए m1 प्लस m2 कर देंगे ना, तो दोनों का मास अगर ऐड करोगे तो 20 और 50 कितना हो गया, 70, और एरर हमेशा ऐड होगा, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 0.7। तो अब मुझे बताओ, अगर हम परसेंटेज एरर निकालें मास में तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए मीन जो कि एरर होता है ना। मैं फिर से रिपीट कर दूं भाई, ये सवाल में ये जो डेल्टा ए मीन है, असल में ये क्या है, आपका एरर ही तो है ना। ये ए मीन क्या होती है, ट्रू वैल्यू होती है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जो ए मीन है वो ट्रू वैल्यू है और डेल्टा ए मीन आपका एरर है। तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ आ रही ना। ठीक है, तो डेल्टा ए मीन कितना है आपके पास, एरर कितने का है इस केस में, 0.7 का, और ट्रू वैल्यू हम किसको मान के चल रहे हैं, 70 को। तो 0.7 अपॉन 70 इंटू 100, तो जी कितना आ जाएगा, ये आई थिंक 1% आ जाएगा। तो जो टोटल मास है उसमें 1% का एरर है। तो ये तो हमने क्वेश्चन किया सम करने वाला। एक बार देखते हैं सब्ट्रैक्ट करने वाला। क्या, दो मेटल रॉड है, टेम्परेचर है टू एंड्स के इतना और इतना, फाइंड परसेंटेज एरर इन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो अगर हम डेल्टा टी निकालें तो T2 माइनस T1 करेंगे ना, तो 120 माइनस 80 कितना हो जाएगा आपके पास, 40, प्लस माइनस, बट स्टिल क्या ध्यान रखना है कि जो एरर है वो हमेशा ऐड होगा, एरर हमेशा ऐड होगा। तो 12 और 0.4, ना, इसको 0.4 नहीं होना चाहिए, मतलब 0.4 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको हम 4 कर रहे हैं ना, इसको हम कर रहे हैं 4। ठीक है जी, तो 40 ये हो गया आपके पास 120 माइनस 80। ठीक है, और एरर हमेशा ऐड होगा, तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16। ये आपके पास क्या आ गया जी, डेल्टा टी आ गया। अब हम यहाँ पर परसेंटेज एरर अगर निकालने जाएं, डेल्टा टी बाय टी जो निकाला जाता है उसमें एरर लेते हैं, तो एरर कितना है, 16 का बाय 40 का इंटू में कितना, 100। बात समझ आई। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, आपके पास ऊपर कितना बचा, 4 इंटू 10, तो कितने परसेंट का एरर आ गया, 40% का एरर है किसमें आपके पास, टेम्परेचर डिफरेंस के मेजरमेंट में 40% का एरर है।
स्टिल मैं आपको देखो, मुझसे हो सकता है क्योंकि यार रैपिड रिवीजन वाकई में बहुत रैपिडली कर रहा हूँ, तो मे भी कहीं कहीं मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाऊं, या टिक अगर बी पे करना हो तो गलती से ए पे टिक कर जाऊं आफ्टर फाइंडिंग आंसर, है ना। तो ये छोटे छोटे से एरर्स ना देखो ह्यूमन एरर है, जो कि हमेशा हर इंसान से होते हैं। तो भाई उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ऐसी गलती कैलकुलेशन में भी ना हो, बट स्टिल अगर हो जाए तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे, इससे गया 4 चौक 16, 10% आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने क्या बताया कि आप चाहे चीजों को ऐड करो, फॉर एग्जाम्पल m1 प्लस m2 करेंगे, लेकिन यहाँ डेल्टा टी निकालने के लिए आपने t2 माइनस t1 करा होगा ना। क्वांटिटीज को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका एरर हमेशा ऐड होगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर क्या हो, सवाल ऐसा हो जहां पे इस तरह की क्वांटिटी आपको दे रखी हो, यहाँ पे कह रहा है ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाय रूट सी प्लस डी की पावर 1/3, और ये कह रहा है कि मान लो सब में कुछ ना कुछ एरर है, ए में, बी में, सी में, डी में, और उन सब क्वांटिटीज से मिला करके जेड बना है, तो जेड में कितना एरर होगा। दिमाग में वही बात रखनी है क्या, कि एरर हमेशा ऐड होता है, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इस बात को दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज एरर जेड में निकाला जाएगा ना, वो किसके बराबर होगा भाई? देखो अब ए के अगर आप ढंग से देखो तो ए क्यूब का मतलब क्या है, ए, यानी ए के एरर को हम 3 बार लेंगे ना, तो हम सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, ठीक है जी। अच्छा, अब बी के एरर को कितनी बार लिया जाएगा, जल्दी बोलो? 2 बार लिया जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर है ना, इंटू में क्या, डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। सी के एरर को कितना बार लिया जाएगा, सी के एरर को, अच्छा ये मत सोचना कि यार सी की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके है सी की पावर -1/2 हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता। सी की पावर रूट है ना, मतलब 1/2, तो 1/2 बार ही लेंगे, सीधा प्लस में माइनस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है। अगर आप -1/2 ले लोगे तो यहाँ माइनस करना पड़ जाता ना, लेकिन हमें वो नहीं करना। क्यों? क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है। तो 1/2 इंटू में जो सी का परसेंटेज एरर होगा, बात समझ आ रही है, प्लस डी की पावर कितनी है, 1/3, तो ये 1/3 टाइम्स डी का एरर लिया जाएगा, और डेल्टा डी बाई डी, डी का परसेंटेज एरर हमें लेना है, ठीक है जी। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस करेंगे। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि लेंथ दिया है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है विद देयर एरर्स, तो आपको निकालना है फाइंड परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। अब हमें मालूम है टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है दैट इज 2π√L/g। अब 2π तो कांस्टेंट है, यानी टाइम पीरियड में जो जो एरर है वो √L और √g की वजह से है ना। तो यानी अगर हम टाइम पीरियड में एरर निकालने जाएं, डेल्टा टी बाई टी, थोड़ा सा फॉर्मूला में एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, तो L की पावर 1/2 है, तो 1/2 आगे आ जाएगी, इंटू डेल्टा L बाई एल इंटू 100, प्लस जी की पावर भी 1/2 है, तो 1/2 आगे आ जाएगी, इंटू डेल्टा जी बाई जी इंटू जी 100। अब वैल्यूज पुट करने का काम कर देते हैं। तो देखो ना, डेल्टा एल कितना है, एरर कितना है एल में, 0.1 का अपॉन 10 इंटू में 100, और इसकी पावर 1/2 थी ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिलहाल, पीछे लिख दिया मैंने, ठीक है जी। प्लस जी में भी कितने का एरर है, 1/2 का, और डेल्टा जी कितना है 1, ट्रू वैल्यू 10 इंटू में कितना 100। तो ये देखो जरा, जो परसेंटेज एरर आपके पास टी में जो परसेंटेज एरर आ रहा है वो किसके बराबर है, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 जाएगा, यहाँ कितना बचा आपके पास, 0.1 इंटू 10 1 हो गया, और 1/2 हो गया, ठीक है जी। प्लस यहाँ करेंगे 0 0 कटेगा, 10 कितना हो गया, 5 हो गया, तो 1/2 0.5 प्लस 5, तो कितना आ गया आपके पास 5.5, यानी 5.5% का एरर आपको यहाँ मिलने वाला है। आई होप क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि किस तरह से आखिर हमें एरर्स के क्वेश्चन को टैकल करना है। 2 तरह के सवाल मैंने आपको दिखाए, एक तो सवाल मैंने आपको ये दिखाया जहां पर हमें सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, लेंथी जाता है इसलिए नीट में अब तो नहीं आता, चांसेस भी नहीं है कि अब आएंगे, लास्ट सवाल ही 2020 में ही आया था, 6 साल हो गए, मतलब 5 साल हो गए, अभी तक तो नहीं आया उसके बाद। दूसरी कैटेगरी जो एरर के क्वेश्चंस की होती है वो इस तरह की होती है, जहां पर आपको सम ऑफ एरर्स या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले सवाल चलेंगे, जिनमें से ध्यान ये रखना है कि एरर को हमेशा ऐड करना है, एरर हमेशा ऐड करना है, इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्वेश्चन का आगे बढ़ते हैं कुछ पीवाईक्यूज की तरफ, कि किस तरह के क्वेश्चंस नीट में जनरली आते हैं जिनको हमें टैकल करना है। तो देखो यहाँ पर एक सवाल है आपके पास, क्या कि मेटल वायर हैज मास इतना दिया है एंड रेडियस इतना दिया है मिलीमीटर एंड लेंथ दिया है इतने सेंटीमीटर, देन मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। अरे डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो,
फॉर्मूला क्या है आपके पास, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है जी। अब ये मास बाय वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो मास तो दिया ना, लेकिन वॉल्यूम गिवन नहीं है। तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं ना। वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं एरिया इंटू लेंथ से। ठीक है जी। अच्छा, अब एरिया का लेंथ तो पता है, लेकिन वो एरिया नहीं, वो रेडियस दिया हुआ है आपको। तो रेडियस के लिए भी हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं एरिया को, क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है ना। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल। सो ओवरऑल जो डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल किसके है, एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल के, क्योंकि पाई से हमें कोई मतलब नहीं है, पाई कांस्टेंट है, उसमें कोई एरर नहीं होगा। ठीक है ना। तो मतलब जो डेंसिटी का एरर है डेल्टा रॉ बाय रॉ इंटू में 100, जो डेंसिटी का एरर है वो किस किस की वजह से है, मास की वजह से, रेडियस की वजह से और लेंथ की वजह से। और मास की पावर एक है तो मास का एरर एक बार डेल्टा एम बाई एम इंटू 100। ठीक है ना। रेडियस की पावर दो है तो रेडियस का एरर दो बार इंटू में डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। ठीक है जी। और प्लस लेंथ की पावर भी वन है तो उसका एरर भी एक बार, तो डेल्टा एल बाय एल इंटू में 100। ठीक है। तो डेल्टा एम कितना हो जाएगा, 0.002 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 100। मैंने बताया ना कि ये जो वैल्यू लिखी होती है ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास एरर कहलाएगा, और ये जो वैल्यू लिखी होती है ये हमारे पास ट्रू वैल्यू कहलाती है। ठीक है जी। तो सॉल्व करने बढ़ते हैं आगे। प्लस का 2 इंटू डेल्टा आर कितना है आपके पास, 0.001 अपॉन में 0.3 इंटू में 100। अच्छा, कोई अगर पूछिए तो मिलीमीटर में है तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ऊपर भी डेल्टा आर अपॉन आर चल रहा है ना, जो मिलीमीटर ऊपर मिलीमीटर नीचे। तो यहाँ पर एरर के केस में यूनिट्स जो है, एरर के केस में यूनिट्स जो है वो कट जाती हैं, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एल की बात करेंगे अगर, तो डेल्टा एल कितना है आपके पास, 0.02 डिवाइड बाय एल कितना है 5 इंटू में क्या 100। तो देखो जरा इन सबको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है आपके पास, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2/4 बचेगा, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये 1/3 यानी 2/3 बचेगा सॉल्व करके, प्लस का इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2/5 बचेगा, आई थिंक है ना, हाँ 2/5 बचेगा। तो ये आपके पास 2/4 कितना हो गया, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 2/3 ये कितना हो गया आपके पास 0.6, और 2/5 कितना हो गया आपके पास 0.4। यानी ओवरऑल आपके पास जो आंसर है नियरली 1.5% के आसपास आ रहा है। लेकिन 1.5% अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में तो है नहीं भाई, क्या 1.6 लें कि 1.4 लें, इसमें हमें दिमाग लगाना है। और उसमें हमें ये दिमाग लगाना है क्या, कि ये जो 2/4 को 0.5 करा ठीक है, लेकिन 2/3 को 0.6 ना करके ना उसको 0.66 कर लो। ठीक है। तो 0.66 अगर करोगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 0 पॉइंट, तो फिर जो ये आंसर है ना, फिर ये आंसर 1.5 से बड़ा आएगा, तो ये नियरली आंसर आपके पास 1.6% आ जाएगा। तो 1.6% का एरर रहने वाला है इस सवाल में। आई होप ये आपको बात क्लियर हुई होगी। ठीक है जी। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें एक सवाल है, कुछ मिस तो नहीं हुआ, नहीं कोई क्वेश्चन मिस नहीं हुआ है, यहाँ पे जैसे खाली है। ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ ना, ये हमने क्यों किया कि अगर हम सिर्फ 0.6 लेंगे ना तो आंसर 1.5 के करीब आ जाएगा, और 1.5 में फिर 1.4 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये 0.66 बन जाएगा, तो आंसर आपके पास 1.6 के करीब आएगा। अच्छा, तो आगे बढ़े। अच्छा देखो यहीं से आप सीखने को क्या मिलेगा कि जब भी ये 2/3 या 1/3 बने ना तो उसको थोड़ा सॉल्व करो 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ताकि आपका प्रॉपर आंसर निकल करके आए। वरना तो ऐसे एरर सॉल्व कर रहे हैं, हमारे आंसर में और एरर आ जाएगा, फिर हमारा आंसर भी एरर होगा, तो पता लग रहा है +4 की जगह -5 मिल रहे हो हमें सवाल में ना। इधर देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास कि इफ करंट एरिया लेंथ एंड टाइम आर दिस देन फाइंड परसेंटेज एरर इन हीट। तो भाई हीट का फॉर्मूला आपके पास क्या है, I²RT। ठीक है। अब R रेजिस्टेंस है, रेडियस नहीं है, T टाइम है, और I करंट है। तो यानी जो भी आपके पास परसेंटेज एरर हीट में आने वाला है वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा I अपॉन I, है ना। I का परसेंटेज एरर दो बार लेंगे क्योंकि उसकी पावर दो है, प्लस रेडियस क्या रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर एक ही बार, और प्लस डेल्टा T/T। अब देखो टाइम और करंट तो हमारे पास सीधा है, बात ये कि रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस की जगह
एरिया और लेंथ है, और हमें मालूम है आर विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होता है आपके पास, आर विल बी इक्वल टू रॉ एल बाई ए के बराबर होता है ना। ठीक है जी, मालूम है हमें कि आर विल बी इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए के बराबर आता है। अच्छा, तो यहां पर यानी कि जो परसेंटेज एरर आर में भी हमें निकालना होगा, अब रॉ तो कांस्टेंट है, वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल का परसेंटेज एरर और प्लस एरिया का परसेंटेज एरर डेल्टा ए बाई ए। बात समझ आ रही है। तो रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर भी हमें अलग से निकाल के यहाँ पुट करना है, तो पहले निकाल लेते हैं ना। इसका पुट करो 2, डेल्टा आई कितना है आपके पास 0.1 डिवाइड बाई 2 इंटू में 100। ठीक है जी, डेल्टा आर बाई आर यहाँ से निकाले तो डेल्टा एल कितना है, लेंथ लेंथ लेंथ, एरिया पहले लेंथ बाद में, तो लेंथ यहाँ है 0.2, तो ये आपके पास 0.2 अपॉन 10 इंटू में 100 प्लस डेल्टा ए कितना है आपके पास 0.5 डिवाइड बाय 5 इंटू में 100। फिर से एरिया भले ही मिलीमीटर स्क्वायर में, बट पता ना ऊपर भी नीचे भी डेल्टा ए अपॉन ए कट जाएगा ना, तो ये सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा 20/10, यहाँ से 2% आ जाएगा, प्लस ये आपके पास आएगा 50/5, 10%, कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, मतलब खाली रेजिस्टेंस में ही 12% का एरर है। अच्छा चलो कोई नहीं, तो रेजिस्टेंस का परसेंटेज कितना आ गया 12% प्लस डेल्टा टी बाई टी, तो डेल्टा टी आपके पास 0.1/10 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे 10/2 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 10%, तो यहाँ हो गया, और प्लस 12% आपका ये हो गया, और प्लस का ये 10/10 1% आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई, तो ये कितना हो गया आपके पास 10, 12, 22 और 23%। बाप रे, कितना खतरनाक एरर है इस सवाल में, 23% का एरर। समझ आया ना क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। फिर से मैं कह रहा हूं हमारा पर्पस क्वेश्चन को रटना नहीं है, जो क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए हैं, वो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट करने के लिए हैं। अब क्वेश्चन करते वक्त दिमाग ये लगाओ कि ऐसे और भी क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको किस तरह से करना है, ना कि ये कि इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। ठीक है ना, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस बहुत से नजर आएंगे, उनको कैसे टैकल करना है आपका फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। अच्छा, सवाल तो करा दिया था, ठीक है। अब एक सवाल है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी डी आर 1 2 3 4%, देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स। अच्छा जी, तो हमें एक्स में परसेंटेज एरर निकालना है। वैसे एक्स में तो एरर ही एरर है, तभी तो वो एक्स है, वरना तो वो नेक्स्ट होती, सॉरी मतलब छोड़ो ना, इस पे आते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू में 100, है ना। दुकड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस याद करो, कॉन्सेप्ट्स याद करो, जो बीत गया सो बात गया। ठीक है, कोई नहीं गई। यहाँ पे देखो, तो a की पावर 2 है, तो 2 टाइम्स, अरे क्या हुआ, तो 2 टाइम्स डेल्टा a बाय a इंटू 100, ठीक है, प्लस b की पावर 1/2 है, तो 1/2 टाइम्स डेल्टा b बाय b इंटू में 100, प्लस c की पावर 1/3 है, तो 1/3 टाइम्स डेल्टा c बाय c इंटू में 100, और d की पावर 3 है, 3 इंटू डेल्टा d बाय d इंटू 100। ठीक है जी, तो पुट करना शुरू करो। a में कितना परसेंटेज एरर है, देखो ये जो पूरा टर्म है ये परसेंटेज एरर ही रिप्रेजेंट करता है ना, ये पूरा ही क्या होता है, परसेंटेज एरर होता है। तो a में कितने परसेंट का एरर है 1% का, ठीक है जी, प्लस 1/2। b में कितने परसेंट का एरर है 2% का, ठीक है, प्लस 1/3। इसमें कितने परसेंट का एरर है 3% का, प्लस 3 इंटू इसमें कितने परसेंट का एरर है 4% का। तो भाई ये 2 हो गया, प्लस ये 1 हो गया, प्लस ये 1 हो गया, प्लस ये 12 हो गया, तो 12 नियरली 16, नियरली क्या पूरा पूरा साबुत साबुत जिंदा जिंदा 16% का एरर यहाँ पर आपका निकल के आ गया। आई होप ये क्लियर हुआ, तो आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट, अरे इसका आंसर जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्या आना चाहिए। ए बी सी डी सेम ही सवाल है, बल्कि आसान है ना, क्यूब है, स्क्वायर है और सी और डी है, तो मैं नहीं कर रहा इसको, ये आपका जो है होमवर्क नहीं, ये करंट वर्क है, सी फॉर क्लास वर्क नहीं, करंट वर्क। इसका मेरे को परसेंटेज एरर कमेंट में कमेंट करके जल्दी बताओ, बताना ईमानदारी से, देखो ठीक है। ये एक सवाल है, इससे पहले ना मैं आपको ये सवाल कराता हूँ, ये थोड़ा सा आसान है, उसमें बहुत माइन्यूट सकते हमारा जा सकता है, पहले इसको देख लिया। कह रहा है इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ इस वॉल्यूम। अरे क्या घटिया सवाल है यार, वॉल्यूम किसके बराबर होता है स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब के। तो भाई मेरे को एक बात बताओ कि जो भी आपके पास एरर रहने वाला है किसमें, वॉल्यूम में, डेल्टा v बाई v,
वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर, है ना, इंटू में 100 परसेंटेज एरर के लिए। तो अब मुझे बताना वॉल्यूम में कितने का एरर है आपके पास, वॉल्यूम में कितने का एरर है, सॉरी वॉल्यूम में एरर निकालना, रेडियस में 2% का एरर है ना, तो ये आपके पास 3 इंटू 2 कितना हो गया जी 6% का एरर। तो 6% का एरर आ गया। बात समझ आ रही है? इसको देख लो, इसको देखिए, अगर कह रहे हो डेंसिटी ऑफ क्यूब इज measured by measuring its mass, length, its sides. If the maximum error in the measurement of mass and length is this respect the maximum error in measurement of density. फिर से सवाल ऐसा कर चुके हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, और इसने क्या किया दिया, डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, द मैक्सिमम मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ, क्यूब है ना, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, साइड की क्यूब। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी परसेंटेज एरर आएगा डेंसिटी में, जो भी डेंसिटी यार, जो भी परसेंटेज एरर आएगा डेंसिटी में, वो किसके बराबर होगा, 1 इंटू मास का परसेंटेज एरर, और वो कितना है 4%, प्लस ए क्यूब है ना, तो उसका 3 आ जाएगा, और ए में कितने परसेंट का एरर है 3% का, तो 3 3 9 और 9 4 13, तो भाई आंसर हमारे पास क्या हो गया 13%। बात समझ आ रही ना, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब इस सवाल पे वापस आ जाओ, बड़ा मजेदार सवाल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, समझना अच्छे से, मैंने बाद में लिया है क्योंकि छोटा सा कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल इन फ्री फॉल। अब क्योंकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो, उसका एक जो क्लू होता है वो ये कि वर्ड पकड़ते ही हमें पता लग जाता है कि सवाल आखिर क्या है। फ्री फॉल का मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, कुछ h हाइट ट्रेवल करके कुछ v स्पीड से टकराएगा, कुछ टाइम t लिया होगा, एक्सीलरेशन यहाँ g के बराबर होगा, है ना, व्हाटएवर, ऐसी कहानी तो पक्का यहाँ पर है। सिर्फ इस एक वर्ड को पढ़ के ये बात पता लग गई, और यही चीज होती है हमें क्वेश्चंस को वन अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए, कि वर्ड को पकड़ के पता लग जाए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो इन फ्री फॉल मतलब जो u0 है बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, in given time he uses data to estimate g the acceleration to gravity if the maximum percentage error in measurement of distance and time are even and into respectively then percentage error in estimation of g। अब ये कह रहा है कि जो percentage error है किस किस में, maximum in distance and time, तो भाई फ्री फॉल में distance और time में क्या रिलेशन है, तो सेकंड इक्वेशन s will be equal to ut plus half at square। अब ड्रॉप कर रहे हैं, फ्री फॉल का सिनेरियो है, तो u क्या है आपके पास 0 है, यानी जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल है मैं h से लिख रहा हूँ, वो किसके बराबर हो जाएगा 1/2 एक्सेलरेशन g से इंटू टी स्क्वायर, यानी 1/2 को हटाओ, यानी g जो भी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू h बाय टी स्क्वायर हो गया ना, यानी जो भी परसेंटेज एरर g में आने वाला है, जो भी परसेंटेज एरर g में आने वाला है वो किसके बराबर होगा 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन उसकी हाइट, ये जो वो डिस्टेंस बोल रहा है, प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन उसका लेंथ, ठीक है जी। तो 1 इंटू डेल्टा एच उसका परसेंटेज एरर क्या दिया है उसने, कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, यानी ये पूरा क्या दे रहा है वो E1 दे रहा है, ठीक है जी, प्लस ट्वाइस ऑफ इस पूरे का परसेंटेज एरर किसमें टाइम में, इस पूरे का वो क्या दे रहा है इसको E2 दे रहा है, तो यानी आपके पास ये किसके बराबर आ गया E2 के, जो परसेंटेज एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आया दैट इज E1 प्लस 2E2। अब अच्छे खासे सीधे साधे भोले भाले सवाल को कितना घुमा फिरा के पूछ रहा है, ये हम नहीं कर पाते अगर हमारा फोकस इस फ्री फॉल वर्ड के ऊपर नहीं गया होता। फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चंस करते वक्त अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया, कोई ऐसा वर्ड क्वेश्चन में मिल गया, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन का मतलब मैक्सिमम 45 क्वेश्चन में आपको ये चीज मिलेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि नीट के पेपर के बाद जब मैं आंसर की अपलोड करूंगा ना बाकायदा कंप्लीट सॉल्यूशन, तो आपको दिखाऊंगा उसमें कि यार हर क्वेश्चन में एक ऐसी चीज गिवन होती है जो हमें उस क्वेश्चन के बारे में हिंट देती है, और यही वजह है कि नीट क्रैक कर पाना मुश्किल नहीं है अगर हम स्ट्रेटेजिकली पढ़ें, क्वेश्चंस में उन चीजों को ढूंढना सीख जाए, ठीक है जी। तो आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारा पेंडिंग है, ये वाला, अच्छा ये तो मैंने करंट दिया था ना कि मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कितना आंसर आएगा इसका। हम जो है बढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर, ठीक है, हालांकि ये बेकार से टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, है ना, या राउंडिंग ऑफ वाले कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, या फिर आपके पास जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं, ये ना के बराबर सवाल है, और मेजरिंग डिवाइस के तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद इस साल एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है, खैर, बट हमें हमारा काम तो पढ़ना है ना। तो इसको देखो, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के 4 छोटे छोटे से रूल है, बड़ा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास डाटा ऐसा है जिसमें एक भी जीरो नहीं है आगे पीछे,
तो वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। मतलब यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 5। यहाँ पे आपके पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अगर आपके पास ऐसा है कि 0 तो है लेकिन वो इंटीजर्स के बीच में है, तो भी वो सारे क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट। मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अगर आपके पास 0 है एंड में और वहां पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है जी, वहां पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो जो एंड के ट्रेलिंग जीरोज है उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। यानी यहाँ भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3, और यहाँ भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 3। अगर डेसिमल प्लेस नहीं है तो एंड के जीरोस काउंट नहीं होंगे, लेकिन यदि डेसिमल प्लेस आ गया तो लास्ट के जीरो भी काउंट होंगे। यानी यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, फिर आपके पास 3 और 2 5 हो गया। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया। अब देखो ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चंस में डिफरेंस है। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, अभी हमने देखा कि अगर डेसिमल प्लेस नहीं है तो एंड के जीरो काउंट नहीं करने, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डेसिमल प्लेस अगर है तो एंड के जीरो काउंट होंगे, मतलब ये वाला जीरो तो काउंट होगा। और क्योंकि ये 0 पॉइंट में चल रहा है तो पॉइंट के बाद का जो पहला इंटीजर है, पॉइंट के बाद का जो पहला डिजिट है, वहां से लेके एंड का सारा सिग्निफिकेंट होने वाला है, फिर चाहे लास्ट में 0 ही क्यों ना हो। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ऐसी वैल्यू लिखी है जिसमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं है तो लास्ट के जो जीरोज हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अगर वैल्यूज या कुछ ऐसा लिखा है जिसमें डेसिमल प्लेस है तो लास्ट के जीरो भी आपके सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अगर 0 पॉइंट समथिंग में चल रहा है तो भी लास्ट के जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पॉइंट के बाद जो पहली वैल्यू स्टार्ट हो रही है, पहला इंटीजर स्टार्ट हो रहा है, वहां से लेके एंड का सारा सिग्निफिकेंट है, फिर चाहे 0 ही क्यों ना आ जाए। मतलब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है आपके पास, 4। वैसे ही यहाँ पे कितने होंगे जी, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 5। ठीक है जी। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो जल्दी जल्दी से हम इन कुछ एग्जाम्पल्स के आंसर निकालते हैं, ठीक है ना, फटाक से। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4। यहाँ कितने हैं, यहाँ भी 4 है। ना ना ना, यहाँ 4 क्यों होंगे भाई, यहाँ तो डेसिमल प्लेस छोड़िए, 2 ही सिग्निफिकेंट है। और नीचे कितने सिग्निफिकेंट है, 4। क्यों, क्योंकि डेसिमल प्लेस आ गया। बात समझ आ रही है ना। अच्छा यहाँ कितने हो जाएंगे, देखो बड़ा सिंपल है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता तो 150 बन जाता ना, ये 150 बन जाता, 150 बन जाता। और 150 अगर बनेगा तो डेसिमल प्लेस कितने हैं इसमें, 2 ही है। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपके पास 1500 बन जाएगा। बात समझ आ रही है। बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ भी डेसिमल प्लेस कितने हैं आपके पास, यहाँ भी 2 ही हैं। 0.5 10⁴ की बात करोगे तो इसको अगर आप सॉल्व करने जाओ तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0.0005 बन जाएगा ना भाई। 0 के बाद तो एक ही इंटीजर है ना लास्ट में, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना है, 1 ही है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो एक, ये मैंने कुछ उल्टा कर दिया ना, ये तो नीचे वाला है, ये नीचे वाला है जो मैंने यहाँ बता दिया। मैं फिर से करेक्ट कर दूं, यहाँ पर ये आपके पास क्या बन जाएगा, 5000। तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट है। यहाँ की बात करेंगे तो ये 0.00005 बन जाएगा, यहाँ भी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। आई होप आपको ये सिग्निफिकेंट वाले कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुए होंगे। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ध्यान रहे इतना पोर्शन हमारा हो चुका है एरर एनालिसिस में, कि जहां पर हमें परसेंटेज एरर और सम ऑफ एरर्स जो देखने होते हैं वो किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। फिर से कह रहा हूं, इसमें अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी छोटा मोटा भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करके बोलो, मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की भी एक वीडियो बना के स्पेशली अपलोड कर दूंगा। या कोई पर्टिकुलर टॉपिक इसमें आपका रह गया हो जो समझ में नहीं आया तो उसकी भी मैं एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बना के सिर्फ आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो भाई इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखो, अगर वाकई आपको बेनिफिट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे से वीडियोस बना सकूं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस में ढूंढ के ला सकूं। हालांकि मैं फिर भी लेकर नहीं आऊंगा, अगर आप मतलब मैं सॉरी आप सब्सक्राइब नहीं करोगे मैं फिर भी लेकर के आऊंगा, लेकिन मोटिवेशन आती है ना, उस मोटिवेशन के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। आप सभी को 3 मई के लिए ऑल द बेस्ट।